गुड मॉर्निंग। विकास की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो उपलब्ध है। संज्ञानात्मक विकास में आज हम अध्ययन करेंगे जेरोम एस ब्रूनर और लीव वाइगोत्स्की। इन दोनों के सिद्धांत का अध्ययन करना है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, वह दिखता छोटा है लेकिन इतना छोटा नहीं है, फिर भी प्रश्न है वो बिल्कुल छोटे छोटे ही पूछे जाते हैं। जेरोम एस ब्रूनर, पियाजे और वाइगोत्स्की तीनों का सिद्धांत लगभग एक जैसा है, लेकिन एक एक पॉइंट का अंतर है। पहले सिद्धांत से स्टार्ट करते हैं हम, वह है जेरोम एस ब्रूनर का सिद्धांत। पूरा नाम भी आपको याद रखना है, जेरोम एस ब्रूनर का सिद्धांत। जैसे ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, इसी के बाद जस्ट ये सिद्धांत दिया गया था। जेरोम एस ब्रूनर का संबंध अमेरिका से है, अर्थात ये यूएसए से थे, और इनके सिद्धांत को अधिगम सिद्धांतों में भी निर्मितवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसे निर्मितवाद भी कहा जाता है। और प्रश्न ये पूछा जाता है कभी कभी कि संज्ञानात्मक विकास का सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है, तो यही निर्मितवाद है। तो जेरोम एस ब्रूनर का जो सिद्धांत है वह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, जो भी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन सा, पियाजे का, उस पियाजे के सिद्धांत का यह एक विकल्प है, अर्थात ये विकल्प के रूप में काम करता है। अब ये विकल्प रूप में काम करता है वो ठीक है, लेकिन पियाजे की थ्योरी और ब्रूनर की थ्योरी में क्या अंतर है ये आपको याद रखना है। पियाजे का सिद्धांत और ब्रूनर के सिद्धांत में अंतर की व्याख्या करें तो ये अंतर है वह आपको ज़रूर याद रखना है। देखिए, प्रश्न पहले फैक्ट से आप संबंधित जानकारी रखें, फिर आप उससे संबंधित जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं वह भी आपको पढ़ने हैं। आपको फैक्ट ही नहीं पता, उसके बाद भी आप गहन अध्ययन कर रहे हैं तो फिर कोई काम का नहीं है। पहले एक सिद्धांत को समझिए और इससे संबंधित कितने प्रश्न बन सकते हैं वो हमारे पास बैकअप प्लान तैयार है, बस आप में देरी होना चाहिए। पियाजे का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी बालक का संज्ञानात्मक विकास है वो किस तरह से होता है, तो वह होता है वातावरण की अंतःक्रिया के कारण। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संज्ञानात्मक विकास किसकी उपज है, वातावरण की अंतःक्रिया। एक व्यक्ति वातावरण से अंतःक्रिया करता है तो उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, जबकि ब्रूनर का मानना था कि वातावरण इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। इसने बताया कि संज्ञानात्मक विकास के लिए शिक्षा ज़रूरी है, और इसलिए यहाँ पे उसने इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया था कि किसी बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वह शिक्षा के माध्यम से होता है। एजुकेशन से संज्ञानात्मक विकास हो सकता है, अर्थात ये शिक्षा को इम्पोर्टेंट मानते थे। और ब्रूनर के सिद्धांत में सबसे अधिक महत्व किसको दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जाए कि ब्रूनर का जो निर्मितवाद था या ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत था उसमें सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है, तो इस सिद्धांत में भाषा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। लैंग्वेज वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसका एक कोटेशन अक्सर आता है कि बालक एक नग्न बंदर नहीं है बल्कि संस्कृति युक्त प्राणी है। अर्थात बालक जन्म लेता है तो उसमें कुछ कंसेप्ट नहीं होते, कुछ दिमाग नहीं होता, तर्क नहीं होता, अर्थात बंदर और बालक में फ़र्क नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे उस बालक को शिक्षा दी जाती है तो शिक्षा के माध्यम से एक बालक जो पैदा हुआ बिना ज्ञान के, वह धीरे 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 कैसा हो जाता है, संस्कृति युक्त प्राणी में बदल जाता है। तो शिक्षा से संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ब्रूनर और जीन पियाजे के विकास संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में क्या अंतर है, तो ये अंतर है। जीन पियाजे ने भी 2 किताबें लिखी थी, 2 किताबें बता दी थी, बाल चिंतन की भाषा जिसमें संज्ञानात्मक विकास दिया था, और मॉरल जजमेंट इन चाइल्ड जिसमें उसने नैतिक विकास दिया था। ब्रूनर ने अपना सिद्धांत दिया था द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये उसकी पुस्तक थी, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ये पुस्तक आपको बिल्कुल याद रखनी है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में ही इसने निर्मितवाद को की व्याख्या की थी। अब ब्रूनर ने क्या अध्ययन किया और उसके क्या निष्कर्ष निकाले, तो ब्रूनर के अध्ययन के 2 आयाम थे।
वह दो आयाम क्या क्या थे, उसने अध्ययन किस बात पर किया कि एक शिशु है, यानी कि छोटा बालक है, शिशु किस ढंग से, अर्थात एक छोटा बालक है वो किस प्रकार से या किस ढंग से जो सोचता है, यानी कि उसकी जो अपनी अनुभूति है, उन अनुभूतियों को, शिशु किस ढंग से अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप प्रदान करते हैं या मानसिक रूप से बताते हैं। तो एक तो है अनुभूतियों को प्रकट करने का तरीका, और दूसरा है शेषवावस्था और बाल्यावस्था दोनों अवस्थाओं में। शेषवावस्था और दूसरा है इसके साथ ही बाल्यावस्था। तो शेषवावस्था और बाल्यावस्था में मानसिक चिंतन कैसा होता है, अर्थात किस प्रकार से सोचते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, शेषवावस्था में अनुभूतियों से संबंधित अध्ययन किया और शेषवावस्था से बाल्यावस्था के बीच में मानसिक चिंतन का अध्ययन किया। अर्थात जेरोम एस ब्रूनर का सिद्धांत था वह लगभग 16 वर्ष के बालकों तक ही सीमित था, किशोरावस्था पर ज़्यादा अध्ययन नहीं किया। तो दो आयाम थे उसके अध्ययन के कि शिशु किस ढंग से अपनी अनुभूतियों को बताता है और शेषवावस्था और बाल्यावस्था में मानसिक चिंतन कैसे करता है या कैसे होता है। इन्होंने इसी अनुभूतियों को दर्शाने के लिए 3 स्टेज बताई कि किस ढंग से बालक अपने मानसिक चिंतन को और अपने अनुभूतियों को प्रकट करता है। तो जेरोम एस ब्रूनर ने मानसिक असंज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाओं की चर्चा की। ये 3 अवस्थाएं आपको याद रखनी है। पियाजे की कितनी अवस्थाएं थी आप पूरी पढ़ चुके हैं। जेरोम एस ब्रूनर की कितनी अवस्थाएं वो अब आप पढ़ेंगे। तो 3 अवस्थाएं किसके लिए बताई थी, मानसिक अनुभूति को प्रकट करने के लिए। एक बालक जो सोचता है उसको प्रकट करने के लिए कितनी क्रियाएं उसके जीवन में होती है, कितनी अवस्थाओं से गुजरता है। तो सबसे पहली अवस्था को नाम दिया था उसने सक्रियता अवस्था। देखिए बहुत सारी बुक्स में इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि ब्रूनर ने जो लिखा वो अंग्रेजी में लिखा और हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके इतने नाम दे दिए कि बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदी में इसको सक्रियता भी बोलते हैं। दूसरा इसको बोला जाता है क्रिया निर्माण की अवस्था। इम्पोर्टेंट पॉइंट ही याद रखने हैं, क्रिया निर्माण अवस्था भी कहा जाता है। और क्रिया निर्माण अवस्था के साथ साथ इसको तीसरा नाम दिया गया है इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली अवस्था के 3 नाम हैं, सक्रियता की अवस्था, क्रिया निर्माण की अवस्था या इनएक्टिव स्टेज। कब तक रहती है, तो यह स्टेज रहती है जन्म से 2 वर्ष। अब जीन पियाजे और इनकी में दोनों में जन्म से 2 वर्ष है, लेकिन इसने अपनी पहली अवस्था को क्या नाम दिया, क्रिया निर्माण अवस्था नाम दिया। क्रिया निर्माण अवस्था का मतलब है 2 वर्ष तक बालक केवल क्या करता है, शारीरिक क्रियाएं करता है। शारीरिक क्रियाएं करके ही अपने मानसिक विचारों को प्रकट करता है। दूध की बोतल देखी उसने तो दूध पीने के लिए इच्छा जाहिर करता है, संकेतों के माध्यम से बॉडी लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा उपयोग करता है, अर्थात शारीरिक क्रियाएं। और इस समय बालक में भाषा एवं बुद्धि नहीं होती, इसलिए इस अवस्था में भाषा एवं बुद्धि के अनुसार कार्य नहीं करता। मतलब इसमें जो कार्य करता है उसमें भाषा और बुद्धि का योगदान नहीं होता। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि जेरोम एस ब्रूनर की किस अवस्था में बालक है वह भाषा एवं बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। तो यहाँ पे भाषा एवं बुद्धि का कोई योगदान नहीं होता, केवल किसके माध्यम से अपनी मानसिक क्रियाओं की अनुभूति करता है, शारीरिक क्रियाएं। लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़ा हो जाता है उसमें अवस्था आ जाती है प्रतिबिंबात्मक अवस्था। प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं आइकॉन, तो यह बन जाएगा प्रतिबिंबात्मक अवस्था। तो जेरोम एस ब्रूनर की दूसरी अवस्था हो गई प्रतिबिंबात्मक अवस्था। इसी को नाम दिया गया है आइकोनिक स्टेज। इनएक्टिव और इनएक्टिव के बाद दूसरी स्टेज आ गई आइकोनिक स्टेज। यह होती है 2 से 7 वर्ष। कंपैरिजन करते रहे, पियाजे की अवस्था दूसरी कितने वर्ष तक थी। प्रतिबिंब में क्या होता है, तो यहाँ पे आते ही बालक के मस्तिष्क में जैसा बोला जाता है वैसा ही एक मैप बनने लगता है, अर्थात इस अवस्था में आते ही बालक भाषा एवं बुद्धि का प्रयोग करने लगता है।
भाषा एवं बुद्धि का प्रयोग। एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है बस। सक्रियता अवस्था में शारीरिक क्रिया इम्पोर्टेंट होती है, भाषा एवं बुद्धि का कोई योगदान नहीं होता। प्रतिबिंबात्मक अवस्था में भाषा एवं बुद्धि का प्रयोग करने लग जाता है बालक। और तीसरी अवस्था कहलाती है चिन्ह अवस्था। चिन्ह अवस्था, और इसी चिन्ह को बोलते हैं सिंबल, इसलिए इसको बोला जाता है सिंबॉलिक स्टेज। अंग्रेजी नाम ज़्यादा पूछे जाते हैं इसलिए इसको ध्यान रखना है। इनएक्टिव पहले, आइकॉनिक और फिर सिंबॉलिक, IIS याद रखना है। सिंबॉलिक स्टेज होती है 7 से 16 वर्ष, अर्थात जीन पियाजे की पीछे की दो अवस्था उसको इकट्ठा करके एक ही अवस्था में डाल दिया। 7 से 16 वर्ष में दो चीज़ें होती है इसमें। एक तो होता है सूचनाओं का प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि का विकास बहुत अधिक हो जाता है। तो सूचनाओं का प्रत्यक्षीकरण कौन सी अवस्था में करता है? चिन्ह अवस्था में, सिंबॉलिक स्टेज में। और इसमें बालक में सम प्रत्यय का विकास हो जाता है, सम प्रत्यय का विकास हो जाता है। तो जेरोम एस ब्रूनर था, उसके सिद्धांत जो संज्ञानात्मक सिद्धांत भी बोल सकते हैं, अधिगम का सिद्धांत भी यही था। ये 3 अवस्थाएं आपको याद रखनी है। इन 3 अवस्थाओं में आपको इसके अंग्रेजी नाम है वो बहुत ज़्यादा याद रखने। इनएक्टिव स्टेज कब से होती है? जन्म से 2 वर्ष। दूसरा होता है आइकॉनिक स्टेज, कब होती है? 2 से 7 वर्ष। और तीसरा होता है सिंबॉलिक स्टेज, जो कब से कब होती है? 7 से 16 वर्ष होती है। अब अगले सिद्धांत की ओर चलेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। कई गाइड्स में तो 2 लाइनों में ही समाप्त कर दिया है। NCERT की बुक है वो भी छोटा सा अध्ययन कराती है, लेकिन आप न्यूज़ की बुक्स पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की बुक पढ़ेंगे तो थोड़ा सिद्धांत विस्तृत दिया हुआ है। यह सिद्धांत है लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। लीव भी बोलते हैं, लेव भी बोलते हैं। आपको परीक्षा में जाके कोई बोलना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। यह है लीव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। और इस सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो ये संज्ञानात्मक सिद्धांत तो है, लीव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, लेकिन इसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास, दोनों ही शब्द जोड़ दिए, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अब यहाँ लीव वाइगोत्स्की अगर डाले, किस श्रेणी में इसको रखा जाए? यह सामाजिक विकास का सिद्धांत है या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है? तो ये संज्ञानात्मक विकास। तो ध्यान रखें, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कितने मनोवैज्ञानिक थे? 3। ये 3 मनोवैज्ञानिक में एक तो खतरनाक वही पियाजे था, पियाजे के बाद दूसरा कौन आया? ब्रूनर आया, और तीसरा ये लीव वाइगोत्स्की है। तो इसको आपको ज़रूर याद रखना है। तो ये इतने नाम हैं, 3 नाम, वह अक्सर आपके काम आएंगे। लीव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं ब्रूनर और पियाजे से? तो पियाजे के अनुसार किसी भी बालक के विकास में, पियाजे के अनुसार, लीव वाइगोत्स्की बाद में बात करेंगे, पियाजे के अनुसार किसी भी बालक के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति एवं शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती। संस्कृति इम्पोर्टेंट नहीं है पियाजे के अनुसार, और शिक्षा है वह इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पियाजे का सिद्धांत है वो संस्कृति एवं शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं मानता है। ब्रूनर ने शिक्षा को जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए, पियाजे ने दो पॉइंट छोड़ दिए थे, संस्कृति एवं शिक्षा। तो शिक्षा को उस सिद्धांत में जोड़ने का काम ब्रूनर ने कर दिया, और उसके साथ संस्कृति को जोड़ने का काम किसने कर दिया? वाइगोत्स्की ने। तो देखिए 3 चीज़ें हैं। संज्ञानात्मक विकास है वह वातावरण पर निर्भर करता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है वह शिक्षा पर निर्भर करता है, और संज्ञानात्मक विकास है वह संस्कृति पर निर्भर करता है या समाज पर निर्भर करता है। 3 शब्द हैं और 3 मनोवैज्ञानिक हैं। वातावरण पर निर्भर करता है, ये किसने कहा? पियाजे ने। शिक्षा पर निर्भर करता है, एक पॉइंट और जोड़ा तो ये किसका सिद्धांत बन गया? ब्रूनर। और संस्कृति पर निर्भर करता है, तो यह सिद्धांत किसका बन गया? वाइगोत्स्की का। तो तीनों मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास हैं। तो संज्ञानात्मक विकास में वातावरण से संबंध किसका है? पियाजे से। शिक्षा से संबंधित कर देते ब्रूनर बन गया, और संस्कृति से कर देते ये किसका सिद्धांत बन गया? वाइगोत्स्की से। तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं।
और वाइगोत्स्की ने क्या बताया तो समझे। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बालक के विकास में कौन कौन सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो एक है सामाजिक कारक। इसी सामाजिक कारक को उन्होंने सांस्कृतिक कारक भी कहा है। दूसरा है बालक का भाषा विकास, यानी कि बालक की भाषा संज्ञानात्मक विकास में योगदान देती है। और तीसरा पॉइंट उसने दिया चिंतन। ये तीनों ही तीन हैं, वह एक बालक के संज्ञानात्मक विकास में योगदान देते हैं। और ये तीनों ही का विकास कब होगा, जब वह दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आएगा। और उसके लिए उसने एक शब्द का उपयोग किया था, अंतर्व्यक्तिक। इन तीनों का संबंध किससे है, तो समाज से है। जिस प्रकार के समाज में रहेगा उस प्रकार के सामाजिक कारक उसको प्रभावित करेंगे, तो बहुत सारे व्यक्तियों के संपर्क में आएगा। इसलिए इस लीव वाइगोत्स्की ने इसको नाम दिया अंतर्व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति। क्या नाम दिया इसको, अंतर्व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति का नाम दिया। जैसे ही कुर्ट लेविन ने जीवन देश नाम दिया था, वैसे ही अंतर्व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति में कितने कारक आते हैं ली वाइगोत्स्की के अनुसार, तो इसमें एक सामाजिक कारक आता है, एक भाषा आता है, और एक कौन सा है, तीन। अंतर्व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति का निर्माण तीन कारकों से मिलकर होता है वाइगोत्स्की के अनुसार, सामाजिक कारक, भाषा और चिंतन। अब बहुत सारे व्यक्तियों के संपर्क में आएगा तो बालक कुछ न कुछ तो सीखेगा। किस प्रकार से सीखेगा वह अब आपको समझना है कि जब बहुत सारे व्यक्तियों के संपर्क में आता है, अब संपर्क से संबंधित जब भी संपर्क में आएगा उसके विकास का स्तर भी निर्धारित होगा। अब यहाँ संपर्क में आने पर किस प्रकार से बालक का विकास होता है, तो देखें, पहला है वास्तविक विकास का स्तर। संपर्क में आने के बाद व्यक्ति दो तरीके से सीखता है। एक तो है वास्तविक विकास का स्तर, वास्तविक विकास का स्तर। बिल्कुल ध्यान से सुने इसको, स्पीड थोड़ी कम है आज हमारी, कम कर दी है। वास्तविक विकास का स्तर का मतलब इसको बोला था उसने LAD, इसको नाम क्या दिया, LAD। और LAD का मतलब होता है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। मेरी अंग्रेजी थोड़ी ख़राब है, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, इसलिए इसको बोला गया वास्तविक विकास का स्तर। समझेंगे ये क्या होता है। और दूसरा दिया उसने संभाव्य विकास का स्तर, संभाव्य विकास का स्तर। दोनों क्या है और परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा वो भी ध्यान रखें। संभाव्य विकास का स्तर इसको बोला था इसने LPD, इसको नाम दिया था LPD। देखो ये शॉर्ट फॉर्म पूछे जाते हैं, LAD क्या होता है, LPD क्या होता है। हम आपको रीड के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, हम आपको CTET के लिए और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के लिए भी तैयार कर रहे हैं। LPD को बोलते हैं लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, इसको बोला जाता है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। हो सकता है आपको समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, लेकिन समझे, जब बालक व्यक्तियों के संपर्क में आता है तो दो प्रकार का विकास करता है, एक तो वास्तविक विकास होता है और एक संभाव्य विकास होता है। वास्तविक विकास का मतलब क्या है, तो मान लीजिए एक बालक को कोई कार्य दिया गया, आपने एक टास्क दिया, ये इस टास्क को पूरा करना है, अर्थात इस टास्क को पूरा करने के लिए वह अपनी बुद्धि का उपयोग करेगा। अब बुद्धि का उपयोग करते करते या तो इस टास्क को पूरा कर दे, या फिर उसकी बुद्धि की कुछ सीमाओं के साथ साथ इस कार्य को पूरा भी नहीं कर सकते। दो चीज़ें हो सकती हैं, इस टास्क को पूरा भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचना ही है। तो वास्तविक विकास का स्तर क्या कहता है वो समझे, बालक का बिना किसी सहायता से कार्य करना, बालक का बिना किसी सहायता से कार्य करना, बिना किसी सहायता से कार्य करना। अब ये तो हो गया आपका वास्तविक विकास। अगर एक बालक बिना किसी सहायता से अपने टास्क को पूरा कर देता है तो वह कार्य किस श्रेणी में आएगा, LAD श्रेणी में आएगा। लेकिन बालक है वह अपने निष्पादन के लिए सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों से,
जब बालक अपने आप कार्य नहीं करे और कार्य को पूरा करने के लिए सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों से, यहाँ दो चीज़ें हैं, जो गप्पे मारते उस प्रकार के व्यक्तियों से नहीं, जो एक्चुअल ज्ञान रखते हैं या इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं, उनसे सहायता प्राप्त कर, महत्वपूर्ण या सार्थक व्यक्तियों की सहायता प्राप्त कर अपने कार्य को पूर्ण करता है, अपने कार्य को पूर्ण करता है, तब वह कहलाएगा संभाव्य विकास का स्तर। दोनों में अंतर क्या है? तो एक में किसी सहायता की ज़रूरत नहीं होती और एक में सहायता की ज़रूरत होती है, अर्थात दोनों ही विकास के स्तर अलग अलग हैं। अब यहाँ जीन अपने लीव वाइगोत्स्की ने क्या कहा वो समझे। यहाँ पे बालक है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में किसी भी कार्य को बिना सहायता से पूर्ण कर ले तो हो सकता है उसका निष्पादन, अर्थात उसका जो रिजल्ट आया, आउटकम आया उसके टास्क का, वह उत्तम हो, वो ज़रूरी नहीं है। हम कहते हैं कि सलाह लेनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। आप भी साइकोलॉजी कई जगह से पढ़ रहे हैं, मैं नहीं कहता कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन हो सकता है एक दो पॉइंट आपको मेरे से नए मिले और बाकी 98 पॉइंट आप पहले से ही जानते हैं। तो बहुत सारी सहायता से आपने अपने ज्ञान का वर्धन किया, आप खुद पढ़े, वह आपका वास्तविक विकास का स्तर है। आप किसी सहायता से अपने निष्पादन को उत्तम बना रहे अभी, तो यह आपका संभाव्य विकास का स्तर है। तो यहाँ लीव वाइगोत्स्की ने कहा कि दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, LAD भी इम्पोर्टेंट है और LPD भी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों के बीच में कुछ अंतर होता है। अब देखें, LAD और LPD के बीच में कुछ अंतर पाया जाता है। इसी अंतर को नाम दिया, इसके बीच में गैप रह जाता है, इस गैप को उसने नाम दिया समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है। LAD और LPD वह विकास के स्तर है, ये दोनों स्तर है, जबकि ये क्या है, क्षेत्र है। ये क्षेत्र क्या है, तो LAD और LPD के बीच में जो एक थोड़ा सा अंतर रह जाता है, इसी अंतर को नाम दिया था समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और इसे अंग्रेजी में बोला उसने ZPD। ZPD का मतलब क्या हुआ, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको भी मैं लिख देता हूँ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इसने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया ZPD को, कि दोनों में कितना अंतर है, अर्थात कितनी सहायता की आवश्यकता है, एक्सटर्नल एफर्ट्स कितने करने हैं। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है वह क्या होता है, तो LAD और LPD के बीच में जो अंतर होता है उसको ही ZPD बोला जाता है। इसका संबंध किससे है, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अगर छोटा सा आसान सा टास्क दिया जाए तो व्यक्ति है वह अपने आप कर लेता है। बहुत असंभव कार्य दिया जाए तो कहीं मदद लेने की ज़रूरत है, लेकिन कठिन कार्य दिया जाए, इसका संबंध ZPD का संबंध किससे है, तो इसका संबंध ऐसे कठिन परास वाले कार्य से है। ZPD का संबंध ऐसे कठिन परास वाले कार्य से है जिसे वह स्वयं नहीं कर सकता, जिसे वह स्वयं नहीं कर सकता। अब स्वयं नहीं कर सकता अर्थात आधा तो उसने कर दिया, अब आधे की सहयोग की ज़रूरत है, तभी यह कौन से जोन में आएगा, ZPD जोन में आएगा। तो इसको इस प्रकार से दो स्तर है उनको याद रखना, और एक क्षेत्र है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। पूछा जाता है परीक्षा में, यह किससे संबंधित है, तो LAD और LPD के बीच में अंतर से संबंधित है। अब समीपस्थ विकास का क्षेत्र है वह क्या करता है, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है वह बच्चे को अपने संज्ञानात्मक स्तर पर पहुंचना है किसी की सहायता से, और जैविक परिपक्वता के साथ संज्ञानात्मक विकास की एक सीमा भी निर्धारित करता है। ये दोनों चीज़ें आपको छोटी मोटी याद रखनी है। अब मान लीजिए एक बच्चा है, उसके माता पिता ने उसको एक टास्क दिया, एक बालक को टास्क दिया साइंस से संबंधित, तो साइंस का टास्क दिया, और एक बालक को सोशल साइंस का टास्क दिया। तो यहाँ पे बालक में, कौन से बालक में ज़्यादा मानसिक विकास होगा, तो विज्ञान के पीछे ही पड़े हुए लोग, इसमें मानसिक विकास ज़्यादा होगा और इसमें संज्ञानात्मक विकास है वो थोड़ा सा कम होगा अपेक्षाकृत।
इसलिए लीव वाइगोत्स्की ने अब पूरे अपने सिद्धांत की व्याख्या कैसे की वो समझ लें। लीव वाइगोत्स्की ने बोला कि हर कक्षा में अलग अलग प्रकार के बालक होते हैं, कोई किस में रुचि लेता है, कोई किस में रुचि लेता है। तो उन्होंने एक बात की थी कि बालकों में संज्ञानात्मक विकास के लिए किस प्रकार का शिक्षण होना चाहिए, पारस्परिक शिक्षण। पहला पॉइंट ये याद रखना है आपको। लीव वाइगोत्स्की ने पारस्परिक शिक्षण की वकालत की और यही पारस्परिक शिक्षण है वह कहलाता है सहयोगी अधिगम। कौन सी? सहयोगी अधिगम की बात की। सहकारी अधिगम अलग है और सहयोगी अधिगम अलग है, वह आपको ध्यान रखना है। सहकारी सब साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति एक की उपेक्षा भी कर सकता है। सहयोगी अधिगम में चाहे आपके कितने भी मतभेद हो, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सब मिलकर काम करते हैं, अर्थात सहयोगी अधिगम में कोई दुराभाव नहीं होता, सहकारी में हो सकता है। वापस आ जाते हैं पॉइंट पे। पारस्परिक शिक्षण मतलब परस्पर मिलकर शिक्षण या सहयोगी अधिगम की अवधारणा लीव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से यही है। इसी को बोला जाता है रेसिप्रोकल टीचिंग भी बोला जाता है। अब इसको कैसे समझें तो देखना, एक बालक को कोई टास्क दिया, टास्क का मतलब यहाँ कार्य से है भाई, ठीक है। एक बालक को कोई टास्क दिया, अब दो तरीके हो सकते हैं, बालक बिना सहायता के कर ले या फिर बालक को किसी सहायता की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ प्रारंभिक अवस्था के बालकों की बात की गई है जो इतने वैज्ञानिक नहीं होते आपकी तरह कि हर कार्य को खुद कर लें। यहाँ छोटे बच्चों की बात की गई है। एक छोटे बच्चे को कोई टास्क दिया गया तो अपनी बुद्धि के अनुसार पहले तो सोचेगा, लेकिन मान लीजिए एक टास्क ऐसा दिया गया, एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसे बच्चे नहीं जानते, जिसे बच्चे नहीं जानते। अब यहाँ से एक पॉइंट पूछा जाता है, अन अकेडमी वहाँ से कुछ बालक प्रश्न डाल रहे हैं। अन अकेडमी से मेरा विश्वास उठ गया है क्योंकि वो आड़े टेढ़े उत्तर दे रहे हैं। आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चन बैंक है उसका सहारा ले सकते हैं। एक ऐसा टास्क जिसे बच्चे नहीं जानते हैं ऐसा दिया गया। अब इस कार्य को कौन करेगा? पहले शिक्षक करे। शिक्षक इस टास्क को क्या करे? पूरा करे। अब यही कार्य वो बच्चों को बारी बारी से करवाए, बच्चों को बारी बारी से करवाए, बारी बारी से करना है। मतलब सबसे पहले उस टास्क को किसने पूरा किया? टीचर ने। टीचर को देखते देखते बच्चों ने भी बारी बारी से वह कार्य क्या किया? सीख लिया। अर्थात शिक्षक यहाँ पे किसका कार्य कर रहा है? एक मॉडल के रूप में। शिक्षक किसका काम कर रहा है? एक मॉडल के रूप में कार्य कर रहा है, और इसी मॉडल को बोल सकते हैं अपन मार्गदर्शक बन रहा है। यहाँ पे केवल क्या कर रहा है? उसको एक रास्ता बता रहा है। बच्चे धीरे 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 बारी बारी से यह कार्य करना सीख गए। अब यहाँ पे इनका कार्य है, जो शिक्षक का जो कार्य है, जो बच्चा उसका अनुकरण कर रहा है, इस कार्य को नाम दिया गया पाठ। ये प्रश्न पूछा गया है। इसी पाठ को बोलते हैं पाइट। पाठ या पाइट, ये क्या होता है? पाठ या पाइट, ये ज़रूर याद रखना है। लीव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में ही पाठ या पाइट आता है। पाठ या पाइट क्या होता है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। SCAFFOLDING, इसको बोला गया है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब है क्रमानुसार किसी को कार्य सिखाना। पाठ या पाइट क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पाठ या पाइट एक मानसिक संरचना है या सामाजिक अंतःक्रिया है? तो यह दोनों ही है। पाठ और पाइट क्या होते हैं? तो पाठ या पाइट एक मानसिक संरचना भी है, और पाठ या पाइट है वह एक दूसरे से जुड़ी हुई सामाजिक अंतःक्रिया भी है। सामाजिक अंतःक्रिया भी है। अब इसको कैसे समझें? पाठ या पाइट क्या होता है या स्कैफोल्डिंग क्या होता है? तो सबसे पहला ऐसा मानसिक कार्य या एक नया कार्य, जैसे कि ये बच्चे बारी बारी से किसी कार्य को, ये टास्क सीख गए, ये टास्क सीख गए, तो अब उनके सामने कोई नवीन कार्य आए या फिर कोई नवीन चिंतन करना पड़े, नवीन कार्य या नवीन चिंतन। अब सीधा सा इसको अपन कह सकते हैं, पाठ क्या होता है? किसी नवीन कार्य के लिए किसका कार्य करता है? पूर्व ज्ञान। मतलब आपने कोई एक कार्य सीखा, उस कार्य का उपयोग आप नवीन कार्य
या नवीन चिंतन में किस प्रकार से करते हैं, यह कहलाता है पाठ या पैठ, जो ये आपकी मानसिक संरचना को बदलाता है। या फिर सामाजिक अंतःक्रिया कैसे हुई, तो मान लीजिए ऐसी सामाजिक अंतःक्रिया जिसमें शिक्षण सत्र के दौरान एक शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षण सत्र हो रहा है, ठीक है, टीचिंग सेशन हो रहा है, इसमें जो भी कार्य किए गए, आप एक शिक्षण सत्र में जो भी कार्य कराते हैं या एक शिक्षण सत्र के दौरान किए गए समर्थन को छात्रों के निष्पादन के वर्तमान स्तर के साथ फिट करने की कोशिश की जाती है। अर्थात आप दो कार्यों को एक साथ मिलाकर उसे जोड़ देते हैं। अर्थात आपका ज्ञान और बच्चे का ज्ञान, आपका ज्ञान बच्चे में समाहित हो गया। अर्थात ये टीचिंग सेशन में आपने क्या की, सामाजिक अंतःक्रिया, कि एक शिक्षक है वो अपने ज्ञान को बच्चे के ज्ञान में फिट कर दे, तो यह भी क्या कहलाता है, पाठ या पॉइंट। दोनों ही, बच्चा जितना जानता है उसमें शिक्षक जो जानता है वो जुड़ जाए, तो यही क्या कहलाता है, पाठ, पॉइंट या स्कैफोल्डिंग। अब देखो, पहले का संबंध पूर्व ज्ञान से है और सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध किसका है, ज्ञान के परिष्कार से है, मतलब नया ज्ञान जुड़ता रहे। इस प्रकार से ही संज्ञान का निर्माण होता है। अब संज्ञान के निर्माण में इतना सब कुछ किया, संज्ञान का निर्माण किया, तो संज्ञान के निर्माण के लिए योगदान सबसे इम्पोर्टेंट किसका होता है, तो टर्मन ने बताया था इसका प्रमुख साधन पाठ या पॉइंट का प्रमुख साधन कौन सा है, मतलब आप पूर्व ज्ञान का उपयोग किस प्रकार से करते हैं या ज्ञान का परिष्कार किस प्रकार से करते हैं, तो इसका प्रमुख साधन बताया था वार्तालाप। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, पाठ या पॉइंट का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है, वार्तालाप, जिसको हम कह सकते हैं संवाद। बच्चों से संवाद कीजिए, क्योंकि जानते हैं कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके अंदर जो भी सम प्रत्यय होते हैं, छोटे बच्चे के जो कंसेप्ट होते हैं उसमें 3 गुण होते हैं, 3 गुण भी कह सकते हैं या अवगुण भी कह सकते हैं। छोटे बच्चे के कंसेप्ट है वह अक्रमबद्ध होते हैं, उनमें कोई क्रम नहीं होता, अर्थात अतार्किक होते हैं। यह असंगठित होते हैं, एक दूसरे से इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता और स्वतः स्फूर्त होते हैं, अर्थात स्पॉन्टेनियस होते हैं। मतलब ये सम प्रत्यय तो होता है लेकिन उनका कोई क्रम नहीं होता, ना ऑर्गेनाइजेशन होता है, और स्पॉन्टेनियस होते हैं। इस प्रकार से इन बच्चों से आप क्या कीजिए, संवाद कीजिए। संवाद करने से यही सम प्रत्यय वो धीरे धीरे कैसे होने लगेंगे, क्रमबद्ध होने लगेंगे, संगठित होने लगेंगे, और स्वतः स्फूर्त की जगह कैसे होते जाएंगे, नियंत्रित होते जाएंगे। तो यह भी कहलाता है स्कैफोल्डिंग कहलाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पाठ का या पॉइंट का विकास करने के लिए किस माध्यम का उपयोग करना है, संवाद का उपयोग करना है या फिर वार्तालाप का उपयोग करना है। अब लीव गायोदोत सिंह ने कहा था कि भाषा भी इम्पोर्टेंट है और भाषा के साथ चिंतन भी इम्पोर्टेंट है। भाषा अलग से विकसित होती है, चिंतन अलग से विकसित होता है और दोनों का अंतरण हो जाता है। लेकिन शिक्षा में इसका उपयोग क्या है, इतना सारा पढ़ लिया, आउटकम क्या है शिक्षा में, उसके उपयोग की बात करें तो यह सिद्धांत है वह व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देता है, व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देता है। अर्थात जो सहयोगी अधिगम है उसमें एक प्रकार के छात्रों का ही समूह बनाए जाए तो ये व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों की सक्रिय सहभागिता पर बल देता है। कक्षा में बच्चों की सक्रिय सहभागिता पर बल देता है। ठीक है, अब ये कहता है कि बच्चों को सक्रिय सहभागिता के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अब अवसर प्रदान करने के लिए उन्होंने 2 नियम बनाए थे कि बच्चों को कैसे अवसर दिए जाएं। तो एक तो है सहायता प्राप्त खोज, 2 नियम बताए थे, सहायता प्राप्त खोज, और सहायता प्राप्त खोज के बाद है साथी संगी का उपयोग, साथी संगी का उपयोग। अब दोनों का ही अंग्रेजी शब्द समझें, ये हिंदी में है, इसको बोला था असिस्टेड डिस्कवरी, असिस्टेड
असिस्टेड डिस्कवरी बोला, और इसको बोला था पीयर कोलोब्रेशन। पीयर, आपने पहले एक वर्ड सुना होगा, अनुशिक्षण, सहभागियों द्वारा अनुशिक्षण या सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हैं, वह टीचिंग में बच्चे को क्या करती है, इन्वॉल्व करती है। और इन्हीं दोनों सिद्धांतों से कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगात्मक अधिगम का विकास हुआ। मतलब लर्निंग कैसी होनी चाहिए, सहयोगात्मक अधिगम। अब सहयोगात्मक अधिगम का अर्थ क्या होता है, तो आपने एक सामान्य लक्ष्य बना दिया, सब साथियों का एक लक्ष्य बनाया गया। सामान्य लक्ष्य की ओर, जो जनरल टारगेट है आपका, टारगेट जनरल नहीं है, जनरल टारगेट है, सामान्य लक्ष्य की ओर मिलकर उत्तरदायित्वपूर्ण काम करना, मिलकर उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करना, यह कहलाता है सहयोगात्मक अधिगम। तो सहयोगात्मक अधिगम है वह किस सिद्धांत की देन है, तो यह किस सिद्धांत की देन है, लीव वाइकोत्स्की की देन है। तो ये संज्ञानात्मक विकास पूरा हुआ। अगली चर्चा करेंगे हम भाषा विकास, संवेगात्मक विकास, इसके साथ ही सामाजिक विकास, और लास्ट में आएगा नैतिक विकास। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।